प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है एमएस एजुकेट चैनल पर। और जैसा हम गणित विषय के अंदर अध्ययन कर रहे थे, कक्षा 7 के अंदर जो पहला अध्याय है पूर्णांक, उनके हम एक्सरसाइज कर रहे थे, तो प्रश्नावली के सवालों को हल कर रहे थे। तो आज हम इसी कड़ी में आगे शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.3। तो प्रश्नावली 1.3 के अंदर हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। हमें इनमें मान ज्ञात करना है और आपको दिख रहा है, जैसे ए से हम शुरू करें तो ए के अंदर हमें क्या दिया गया है, -30/10। हमें इसके अंदर क्या करना है, भाग करना है। इन क्वेश्चनों को क्या करना है, हमें भाग करना है। तो भाग के अंदर मैंने ये बताया था आपको, जब हम पढ़ रहे थे कि पूर्णांकों का योग, घटाव, गुणा और भाग। यदि हम एक धनात्मक पूर्णांक लें और उसको धनात्मक पूर्णांक से ही भाग करें तो जो मान आएगा वो धनात्मक ही आएगा। और यदि कोई ऋणात्मक संख्या लें, ऋणात्मक पूर्णांक को, उसको प्लस की संख्या से भाग करें तो मान क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। और यदि कोई धनात्मक संख्या हो, धनात्मक पूर्णांक हो, और उसको यदि ऋणात्मक पूर्णांक से यानी माइनस के भाग करें तो भी क्या आएगा, माइनस आएगा। और यदि कोई ऋणात्मक पूर्णांक हो यानी माइनस का संख्या हो और उसको माइनस की यानी ऋणात्मक पूर्णांक से ही भाग करें तो क्या प्राप्त होगा, हमें प्लस प्राप्त होगा। यानी एक प्लस और एक माइनस, चाहे कोई से भी हो, चाहे अंश में हो या हर में हो, तो माइनस आएगा। अन्यथा यदि दोनों एक जैसे है, चाहे तो दोनों धनात्मक हो चाहे दोनों ऋणात्मक हो, तो क्या आएगा, प्लस आएगा। तो ये अपने को ध्यान रखना है। यहाँ हम देख रहे हैं कि 30 में से 10 का भाग लगा रहे हैं, एक ऋणात्मक है और दूसरा धनात्मक है, तो डेफिनेटली अपने पास जो मान आएगा वो क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। और 30 में जब 10 का भाग लगाते हैं तो 10 दिए 30, तो अपने पास मान क्या आ जाएगा, 3। दूसरा बी हम देखते हैं, 50/-5। यहाँ भी वही कंडीशन हो गई, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, यानी 50 में धनात्मक संख्या में ऋणात्मक संख्याओं का मान का भाग करेंगे तो ऋणात्मक मान प्राप्त होगा। और 50 में जब 5 का भाग लगाते हैं तो 5×50 10 आ जाएगा। सी की अगर बात करें तो -36/-9। ऋणात्मक का ऋणात्मक से जब भाग करते हैं तो आपको अभी मैंने क्लियर कर दिया क्या आएगा, धनात्मक होता है। माइनस को माइनस यानी ऋणात्मक पूर्णांक को ऋणात्मक पूर्णांक से जब भाग करते हैं तो प्लस आ जाएगा। अब आपको संख्याओं में भाग देना है। 36 में 9 का भाग लगाए, 9 चौके 36, तो उत्तर कितना आ जाएगा, 4। डी की यदि हम बात करें, -49 को भाग करना है 49 से, एक ऋणात्मक दूसरा धनात्मक, तो मान क्या प्राप्त होगा, ऋणात्मक। और 49 को 49 से भाग करेंगे तो मान क्या आएगा, 1 आएगा। 49 से कम 49। इसी कड़ी में हम आगे अध्ययन करते हैं, अगली एक्सरसाइज इसी में करते हैं। ई के अंदर क्या दिया गया है, 13 भाग बड़ा ब्रैकेट शुरू -2 + 1। आपको मैंने सरलीकरण नियम के अंदर आपको बताया था कि सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ब्रैकेट हल करना होता है। भाग तो बाद की बात है, पहले हमें ब्रैकेट हल करना होता है। और ब्रैकेट के अंदर हमें क्या दिया गया है, -2 + 1, एक ऋणात्मक संख्या एक धनात्मक संख्या। इसको जब हम हल करेंगे तो जो बड़ी संख्या है उसका निशान आ जाएगा और 2 में से 1 घट जाएगा, यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को हम घटा देंगे और मान आएगा अपने पास -1। तो ये अपने पास अब संख्या आ गई 13/-1। अब धनात्मक संख्या को जब ऋणात्मक संख्या से भाग करते हैं तो मान क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। और 13 में जब 1 का भाग लगाएंगे तो 13 ही प्राप्त होगा। नेक्स्ट यदि हम बात करें एफ की, तो 0 में आप भाग लगाएं -12 का, तो मान क्या आता है, किसी भी संख्या में
जीरो में किसी भी संख्या का भाग देने पर मान क्या आता है, जीरो ही प्राप्त होता है। यहाँ आप ये देखोगे कि ये न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है, और ये ऋणात्मक पूर्णांक है। तो जीरो जो है वो न तो ऋणात्मक होता है और न ही धनात्मक होता है, इसलिए हम जीरो के आगे ये नहीं लिखेंगे प्लस और माइनस, ये उदासीन पूर्णांक कहलाता है। जी की यदि हम बात करें, -31 भाग ब्रैकेट शुरू -30 प्लस -1, ये ब्रैकेट। तो सबसे पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, और जब ब्रैकेट को हल करके देखते हैं तो ये क्या हो गया, प्लस और माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस अपने पास। तो अपने पास संख्या क्या आई, -30 -1। और जब दोनों संख्या ऋणात्मक हो तो आपको पता है क्या होगा, होगा जोड़, निशान माइनस का ही रहेगा, और 30 और 1 31, और ये अपने पास आ गया मान, और इधर भी क्या है -31। और जब दो ऋणात्मक संख्याओं का भाग करते हैं तो क्या आता है, प्लस का आता है, और 31 में 31 का जब भाग लगाते हैं तो 1 आता है, और उत्तर अपने पास क्या जाएगा, 1। तो इस तरह से हम जी को सॉल्व करेंगे। उसके बाद देखते हैं एच को। एच में हमने क्या देखा है कि सबसे पहले ब्रैकेट -36 भाग 12 ब्रैकेट बंद भाग 3। वही बात है, पहले हमें ब्रैकेट हल करना होता है, और ब्रैकेट के अंदर क्या दिया है, -36 भाग 12, ये 12 है, तो 12 को 36 में भाग लगाना है माइनस का, तो एक धनात्मक एक ऋणात्मक हो तो अपने पास मान क्या आएगा, ऋणात्मक यानी माइनस का होगा, और 12 3 36 यानी इसका मान आ गया -3। भाग करेंगे किससे, 3 से, और जब ऋणात्मक संख्या को धनात्मक संख्या से हल करते हैं तो फिर माइनस, और 3 का 1 में भाग लगाए तो 3 1 कम 3, 1 आ जाएगा। आई की अपने बात करें तो -6 + 5, ये ब्रैकेट भाग, इधर ब्रैकेट -2 + 1, और ये ब्रैकेट बंद। अब यहाँ देखो अपने पास क्या आ रहा है, -6 + 5 मीन्स ये हो गया 6 में से 5 घटाने हैं, और जो बड़ी संख्या का निशान है वो आगे आ जाएगा, 6 के आगे माइनस है तो माइनस, और 6 में से 5 गए 1। जो लेफ्ट साइड है उसका मान आ गया अपने पास से -1। भाग का निशान राइट साइड के जब ब्रैकेट को अमल करते हैं तो वो क्या आता है, 2 में से 1 घटाना है, क्योंकि 1 - 1 प्लस है, तो बड़ी संख्या का निशान लगाएंगे, बड़ी संख्या के आगे माइनस है, और 2 में से 1 गया 1, ये भी कितना हुआ -1। माइनस को जब माइनस से भाग करते हैं तो अपने को पता है प्लस आएगा, और 1 में 1 का भाग लगाया तो क्या आएगा 1, तो इसका आंसर क्या जाएगा +1। तो इस तरह से हम जो प्रश्नावली 1.3 का जो पहला क्वेश्चन है उसको हमने सॉल्व किया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन हमें दिया गया है कि ए बी और सी के निम्नलिखित मानों को, हमें ए बी सी के मान दिए गए हैं, प्रत्येक के लिए हमें ये सत्यापित करना है। क्या सत्यापित करना है, ए भाग बी + सी इज नॉट इक्वल ए भाग बी + ए भाग सी, अर्थात बी + सी को, जैसे हमने एक वितरण गुण पढ़ा था, वितरण गुण ये था कि ए की गुणा करें और बी + सी से गुणा करें तो ये = होता है ए गुणा बी + ए गुणा सी, ये था, यानी ए की गुणा पहले बी से और फिर ए की गुणा सी से, तो ये वितरण गुण था। वितरण गुण के आधार पर इसने यहाँ गुणा के स्थान पर क्या ले लिया, भाग, तो ए को पहले बी से भाग और फिर उसको जोड़ देंगे ए को सी से, तो क्या यह होता है, बराबर होते हैं, और ये बराबर नहीं होते, क्योंकि वितरण गुण जो है वो गुणा और योग इन दोनों के अंदर ही, गुणा में ही लागू होता है, इसलिए भाग में ये नियम है लागू नहीं होता। तो ये हमें सिद्ध करना है, यहाँ पे सत्यापित करना है। तो ए के अंदर क्या दिया गया है, ए के अंदर हमें दिया गया है कि ए की जगह अपने को 12 रखना है, बी की जगह -4 रखना है, और सी की जगह हमें 2 रखना है। तो अब हम रखते हैं पहले LHS में, लेफ्ट साइड में क्या है, LHS में है ए भाग बी, ए की जगह हमने रखा 12,
भाग ब्रैकेट शुरू -4 प्लस C 2। और जब हम इसको हल करेंगे तो ये आएगा -2, क्योंकि 4 में से 2 गए 2 और बड़ी संख्या का निशान माइनस का निशान और भाग का निशान, और आगे क्या था अपने पास 12 भाग -2। अब 12 में से -2 यानी ऋणात्मक संख्या का जब हल करते हैं तो क्या मान आता है अपने पास ऋणात्मक, और 12 में 2 का भाग लगाया तो क्या आया 6। तो ये मान अपने को प्राप्त हुआ LHS में। RHS में देखते हैं। RHS यानी राइट साइड के अंदर क्या है A भाग B, और A का मान कितना है 12 भाग B का मान है -4 ब्रैकेट बंद प्लस A का मान 12 भाग C का मान कितना है 2। अब हम इस ब्रैकेट को हल करें तो 12 में -4 का भाग देंगे तो ऋणात्मक संख्या प्राप्त होगी, और कितनी प्राप्त होगी 4 तिये 12 3, और फिर प्लस का निशान 12 में 2 का भाग लगाए तो कितना आया 2 छिके 12 6, और जब हम इन दोनों को हल करेंगे तो -3 + 6 = ये आ जाएगा प्लस का 3, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है प्लस की है, तो 6 में से 3 गए 3। तो RHS अब LHS में मान अपने देखते हैं LHS बराबर RHS है या नहीं। हम देखते हैं LHS यानी लेफ़्ट साइड हमारे पास मान आया है -6 और राइट साइड हमारे पास मान आया है +3। क्या ये दोनों बराबर है? ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए ये सत्यापित होता है कि LHS नॉट इक्वल टू RHS। तो ये स्थापित हो गया, दोनों तरफ मान बराबर नहीं है। इसी तरह इसी के अंदर हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन के अंदर बात करें तो अपने पास A का मान है वो -10 दिया गया है, B का मान है वो 1 दिया गया है, और C का मान भी 1 दिया गया है। तो इस कड़ी में हम रखते हैं B को। A का मान है -10, B का मान है 1 और C का मान भी 1। अब हम इसको हल करें। पहले LHS को, लेफ़्ट साइड को देखते हैं। LHS में A की जगह क्या रख लेंगे हम -10 भाग B + C यानी 1 + 1 = 2। ये क्या हो जाएगा 1 + 1 का मतलब हो गया 2, ये आ गया 2, और भाग का निशान आगे क्या था -10। जब -10 को 2 से भाग लगाएंगे यानी ऋणात्मक संख्या को धनात्मक संख्या से भाग करते हैं तो मान प्राप्त होता है ऋणात्मक का। 10 में 2 का भाग लगाया तो क्या आया 5, 2 5 10 तो -5। RHS की बात करें तो क्या होगा RHS में A भाग B यानी ये RHS है। A की जगह है अपने पास -10 भाग 1 प्लस का निशान -10 भाग 1, C का मान भी क्या है 1। अब -10 में 1 का भाग करें मीन्स ऋणात्मक में धनात्मक का मान करें तो क्या आएगा -10 प्लस ये भी ऋणात्मक माइनस का 10 आ जाएगा, और जब इसको हल करेंगे तो ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा -10, और इधर भी क्या है -10, और दोनों माइनस माइनस होगा प्लस, और निशान किसका आएगा -20। तो इसका मान आया RHS। तो LHS तो क्या था बराबर RHS है या नहीं ये देखते हैं। तो LHS का मान आया -5 और इसका मान आया -20। क्या ये दोनों इक्वल है? ये नहीं है, ये दोनों इक्वल है नहीं है, और यही हमें सत्यापित करना था, और यही सिद्ध हो गया कि LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करनी है, वो भी किस में भाग में। तो 369 प्लस का दिया गया है। ए के अंदर देखो हम बात करते हैं 369 भाग, यहाँ कोई संख्या आएगी वो क्या आएगी 369 में कितने का भाग लगाएं कि 369 ही आए। तो 1 का भाग लगाने पर, क्योंकि प्लस का आना है तो प्लस की संख्या को प्लस की संख्या से ही भाग देंगे तभी प्लस का मान आएगा। तो ये इसका उत्तर आ जाएगा 1। बी की यदि हम बात करें तो -75 भाग, यहाँ क्या खाली स्थान आएगा कि माइनस का 1 मान प्राप्त हो। तो पहले आपको ये देखना है कि यहाँ निशान किस चीज़ का आ रहा है माइनस का आ रहा है, और यहाँ भी क्या है ऋणात्मक। तो इसका मतलब यहाँ जो भाग करेंगे वो धनात्मक से करेंगे, क्योंकि यदि ऋणात्मक से कर दिया तो ऋणात्मक और ऋणात्मक क्या होता है यहाँ प्लस आना चाहिए था, इसलिए यहाँ किससे करेंगे धनात्मक से। अब 75 को कितने से भाग करें कि 1 मान आए, तो 75 को 75 से भाग करेंगे तो मान कितना आएगा 1 आएगा।
इसी तरह हम इसी कड़ी में सी को देखते हैं, -206 भाग खालिस्तान बराबर 1। अब यहाँ देखो एक हमें जो मान प्राप्त हुआ है वो किसका है, कोई नहीं निशान है तो मीन्स प्लस का है, और यहाँ हमारे पास मान क्या है, माइनस का है। तो हम जो रिक्त स्थान में भाग करेंगे वो हम डेफिनेटली ये कह सकते हैं कि माइनस से करेंगे। क्यों? क्योंकि माइनस को माइनस से भाग करेंगे तभी प्लस आएगा। तो पहले हमारा निशान आ गया। उसके बाद हमें ये देखना है कि 206 को किस से भाग करें कि एक आए। अब 206 को 206 से ही भाग करेंगे तभी एक आएगा, इसलिए इसका मान आ गया सी में -206। डी के अंदर -87 भाग क्या करें बराबर 87, वही बात आ गई, यहाँ प्लस का निशान है। अगर माइनस वाले को करना भाग करना है तो माइनस से ही भाग करें तभी प्लस आएगा, तो यहाँ संख्या आएगी माइनस की। और 87 कब आता है, जब हम एक से भाग करते हैं तो वही संख्या आती है जो दी गई है। इसी कड़ी में नेक्स्ट देखते हैं हम ई के अंदर दिया गया है खालिस्तान भाग 1 बराबर -87। अब एक का भाग करें किसमें कि -87 आए, तो आपको पता है कि एक क्या है, धनात्मक है, जबकि उत्तर ऋणात्मक लाने के लिए हमारे पास दूसरा पूर्णांक ऋणात्मक होगा तभी आएगा। तो ये ऋणात्मक हो गया, और एक का भाग 87 में ही करेंगे तभी तो मान 87 आएगा, क्योंकि एक का किसी भी संख्या से गुणा करने पर और भाग करने पर मान वही प्राप्त होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं एफ पर। किस संख्या से 48 का भाग करें कि माइनस का एक आए, तो माइनस तभी आएगा जब दोनों में से एक ऋणात्मक हो। जब हमें जो दी गई है वो धनात्मक है तो हमें दूसरी ऋणात्मक लेनी पड़ेगी। और एक कब आएगा, जब हम 48 में 48 का भाग लगाएं तो अपने पास मान क्या आ जाएगा, माइनस का 48। नेक्स्ट जी के अंदर देखते हैं 20 भाग संख्या बराबर -2, यानी यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। यहाँ ऋणात्मक मान लेने के लिए आपको सबसे पहले ऋणात्मक अंक ले लेना है, क्योंकि इधर वाली संख्या क्या है, 20 धनात्मक है। और 20 में किसका भाग लगाएं कि 2 आए, तो 10 दूनी 20, 10 का भाग लगाएं तो अपने पास मान आ जाएगा -10। एच की अगर बात करें तो कौन सी संख्या का भाग है, वो 4 बराबर -3। मीन्स यहाँ माइनस की संख्या है, ये प्लस की संख्या है, इसका मतलब यहाँ जो संख्या आएगी वो माइनस की आएगी। और किस से भाग करें, तो 12 को जब 4 से भाग करते हैं तो 4 तिये 12, या हम ऐसे कह सकते हैं इन दोनों के गुणा कर तो 4 तिये 12। जैसे इसकी दोनों के गुणा करें तो 10 दूनी 20 आ रहा है, इधर गुणा करें तो 87 आ रहा है, 206 कम 206, इधर वालों के गुणा करें तो 369। मीन्स ये भी कह सकते हैं हम ए भाग बी बराबर यदि सी है तो हम ये कह सकते हैं कि a = c गुणा बी, यानी c को b से गुणा कर देंगे तो a का मान प्राप्त होगा। तो इस तरह से ये बड़ी अपने समीकरण वाली बात है। तो हम इसके ऊपर हम आगे वाली प्रश्नावलियों में जाएंगे कि इसको किस तरह से अध्ययन करेंगे। लेकिन अभी यहाँ देखो कि 4 किस संख्या को भाग करें, तो 12 को 4 से भाग करेंगे तब कितना आएगा, 3। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 3। अब नेक्स्ट हम चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। इसमें हमारे पास 5 ऐसे पूर्णांक युग्म लिखिए, युग्म ए बी लिखिए, ताकि ए भाग, यानी हमें ये दिया गया है कि ए भाग बी करने पर मान क्या आए, -3 आए। जैसे इसने एक युग्म भी दिया है जिसमें ए का मान 6 और बी का मान -2। अब देखो ए की जगह 6 रखो, भाग -2। जब एक धनात्मक ऋणात्मक को हल करते हैं तो क्या आता है, ऋणात्मक, और 6 में 2 का भाग लगाए तो क्या है, 3। इसी तरह मान लीजिए यदि मैं -6 संख्या ले लेता हूँ और इसको भाग करूँ 2 से तो भी मान क्या आएगा, -3 ही आए, क्योंकि एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है। तो एक पूर्णांक युग्म तो ये हो गया। इसमें क्या है, ए का मान -6 और बी का मान है वो 2। इसी कड़ी में -3 लाना है हमें, तो दूसरा युग्म की बात करें, ये तो एक आ गया। दूसरा युग्म की बात करें तो मान लीजिए मैंने -12 ले लिया और 12 में भाग कितने का करूं, 4 का भाग करूं तो 4 तिये 12 आएगा, और वो भी किसका, ऋणात्मक, यानी a - b है वो -3 आना चाहिए। ये देखो -3 आना चाहिए, तो ऋणात्मक में धनात्मक का भाग करेंगे तभी आएगा ना। तो यहाँ a का मान कितना हुआ, -12, और b का मान कितना हुआ, 4। इसी कड़ी में आप तीसरा युग्म देखें तो इसको बदल दीजिए, 12 भाग -4 कर दें
तो भी मान क्या आएगा, -3 ही प्राप्त होगा, क्योंकि धनात्मक को ऋणात्मक से भाग करते हैं तो ऋणात्मक आता है। तो यहाँ a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 12 और b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -4। तो ये 3 युग्म हमने ज्ञात कर लिए हैं। ऐसे ही हमें कितने पूर्णांक युग्म लिखने हैं, 5। नेक्स्ट अपने और देखते हैं 4 नंबर। मान लीजिए 15 में भाग लगाया -3 का, सॉरी -5 का, 3 का लगाएंगे तो 5 आएगा और 5 का लगाएंगे तो -3। 5 3 15 होता है, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। तो यहाँ हम लिख सकते हैं a का मान 15 और b का मान -5। तो ये युग्म हो गया। और अब आगे वाले में अपने निशान चेंज करते हैं। -15 में यदि +5 का लगाएंगे भाग तो भी कितना आएगा -3। और तब हम कह सकते हैं कि a का मान -15 और b का मान 5। तो ये अपने पास कितने युग्म आ गए, 5 युग्म आ गए, जिससे हमें a भाग b बराबर -3 प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह से हम कोई भी, ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने संख्या ली है वही संख्या से आप करो, आप अन्य किसी भी युग्म से बस मान अपने पास भाग देने पर क्या आना चाहिए, -3 आना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप ये देखो, पहले हम इसमें लिखेंगे कि दिया क्या है, दोपहर 12 बजे तापमान कितना था, 0 से 10 डिग्री ऊपर, मीन्स +10 डिग्री सेल्सियस। 0 से ऊपर था तो +10 हो गया। यदि यह आधी रात तक प्रति घंटे की दर से कम होता है, कितना, 2 डिग्री सेल्सियस। 1 घंटे में तापमान कितना कम होता है, 1 घंटे में तापमान कम होता है। कम के लिए हम यहाँ माइनस निशान लगा देंगे। वैसे आप सीधा भी लिख सकते हो 2 डिग्री सेल्सियस, या हम ऐसे भी कह सकते हैं -2 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि यहाँ हमने कम लिख दिया है इसलिए 2 डिग्री सेल्सियस। और 1 घंटे बाद तापमान कितना हो रहा है, -2 डिग्री। तो 1 घंटे बाद इसको हम 2 तरह से करेंगे। एक तो हम ये देखें कि हम एक संख्या रेखा का निर्माण कर लेते हैं। ये हमने कोई संख्या रेखा का निर्माण किया। 12 बजे तापमान, यानी यहाँ हम दोपहर के 12 बजा दें, और ये है प्लस के 10, यहाँ 12 बज गए। फिर जैसे ही 11 बजे 1 बजा दोपहर का, तो -2 यानी 2 डिग्री कम हुआ। तो कम हुआ तो कितना हो गया, +8। फिर 2 बजे फिर 2 कम हो गया, +6। 3 बजे +4, 4 बजे +2 और 5 बजे क्या आ गया, 0 डिग्री। और जैसे ही 6 बजे तो -2 डिग्री, क्योंकि 0 से 2 कम हो गया लगातार। यानी इधर तो ये क्या हो रहा है, तापमान दर्शा रहे हैं, और इधर मैं क्या लिख रहा हूँ, टाइम, समय लिख रहा हूँ। और जब जैसे ही 7 बजते हैं तो माइनस के कितने हो जाएंगे, 4 डिग्री सेल्सियस। 8 बजे कितने हो जाएंगे, -6 डिग्री सेल्सियस। 9 बजे कितने हो जाएंगे, -8 डिग्री सेल्सियस, यानी 2 कम होते जाएंगे। 10 बजे कितने हो जाएंगे, -10 डिग्री सेल्सियस। और 11 बजे कितने हो जाएंगे, -12 डिग्री सेल्सियस। और 12 बजे कितने हो जाएंगे, -14 डिग्री सेल्सियस। तो एक तरीका तो ये है, हम संख्या रेखा पर इस तरह से दिखाकर। अब हमें इसने पूछा क्या है, किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री नीचे होगा। 8 डिग्री नीचे का मतलब -8। तो आप ये देखो, -8 डिग्री टेम्परेचर कब हो रहा है, 9 बजे। तो ये टाइम था, तो इसका आंसर आ जाएगा 9 बजे, यानी जो पहला दिया था उसका मान आ जाएगा 9 बजे। 9 बजे। दूसरा, आधी रात को, आधी रात का मतलब हो गया 12 बजे, रात की 12 बजे। तो आधी रात को तापमान क्या होगा, तो यहाँ हमने आधी रात तक का निकाल रखा है। कितना तापमान आएगा, आधी रात को होगा -14 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से हम इसको भी ऊपर संख्या रेखा के आधार पर भी हम दे सकते हैं जवाब। और यदि हमें इसको हल करना, निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ देखो, दोपहर 12 बजे तक तापमान कितना हुआ, +10। 1 घंटे में तापमान 2 डिग्री कम हो रहा है। तो इसने क्या कहा है, किस समय तापमान -8 डिग्री। तो -8 डिग्री, किस समय तापमान -8 डिग्री रहेगा, -8 डिग्री रहेगा। ये हमें ज्ञात करना है। तो इसको कैसे हल करेंगे, अब हमारे पास तापमान का अंतर देखें।
तापमान का अंतर। कितना अंतर आया तापमान का? तापमान का अंतर ये आया कि -8 में, यानी जो हमारे को जिससे जो तापमान हमें पूछा है -8 डिग्री, उसमें से हम घटा दें किसको? ऊपर वाले को। क्योंकि अंतर हम कैसे ज्ञात करते हैं? जैसे मान लो ए के पास है वो 20 रुपये है और बी के पास है वो 40 रुपये है। किसके पास अधिक रुपये हैं? तो हम कहेंगे बी के पास। और कितने अधिक है? तो हम कहेंगे 40 - 20 = 20, यानी दूसरे में से पहली संख्या घटाई। इसी तरह से हमने क्या किया, तापमान का अंतर निकालने के लिए दूसरा जो -8 डिग्री सेंटीग्रेड का जब पूछा था, तो -8 डिग्री सेंटीग्रेड में से माइनस कर देंगे कितना? +10 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अपने पास मान कितना आया? ये दोनों प्लस माइनस हो गए 10 डिग्री सेल्सियस, और ये मान अपने को प्राप्त हुआ 18 डिग्री सेल्सियस। 18 डिग्री सेल्सियस। अब इसका समय ज्ञात करें। समय क्या था? 1 घंटे के अंदर कितना कम हो रहा है? 2 -2 डिग्री सेल्सियस। तो जब हम इसको भाग लगाएंगे -2 डिग्री सेल्सियस का, तो वो अपने पास टाइम आ जाएगा। कितने आएगा? इससे भाग लगा दो तो ऋणात्मक संख्या को ऋणात्मक संख्या से भाग करें तो क्या आएगा? धनात्मक संख्या। और जब 18 में 2 का भाग लगाया तो कितना आया? 9 प्लस का 9, मीन्स 12 बजे के बाद 9 घंटे बाद है वो तापमान क्या हो जाएगा? 8 डिग्री सेल्सियस से हो जाएगा। तो 12 बजे के बाद 9 घंटे कितना हुआ? 9 बजे। तो ये आ गया अपने पास से 9 बजे तापमान है वो कितना हो जाएगा? -18 डिग्री सेल्सियस। 18 डिग्री सेल्सियस। 18 क्यों आया? क्योंकि -8 हमें लेना है टेम्परेचर और +10 से शुरू करना है, तो टोटल टेम्परेचर कितना हो गया? कुल तापमान या तापमान का अंतर कह सकते हैं। तो तापमान का जो अंतर हुआ कितना हुआ? 8 - 10 यानी 18 डिग्री सेल्सियस, और वो भी कितना? माइनस का। अब प्रत्येक घंटे में कितना कम हो रहा है? तो जब हम कुल तापमान में टेम्परेचर जो कम हो रहा है उसका भाग लगाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? हमें समय प्राप्त होगा, और वो कितना है? 9 बजे। तो 9 बजे तापमान ये हो जाएगा। फिर इसके बाद पूछा है उन्होंने आधी रात को तापमान क्या होगा। तो अब आप देखिए 1 घंटे के अंदर तापमान कितना कम हो रहा है? 2 -2 डिग्री। जबकि आधी रात तक कुल कितने समय हुआ? 12 बजे से लेकर आधी रात को 12 बजे तक 12 घंटे हो गए। तो 12 घंटे में तापमान क्या होगा? -2 × 12 बराबर -24 घंटे कम हो जाएगा। -24 घंटे क्या हो जाएगा? ये 12 घंटे में तापमान कम हुआ है कितना? -24 हो जाएगा। अब शुरू कहाँ से किया था हमने? +10 से। तो 12 बजे का तापमान, या हम लिख सकते हैं आधी रात 12 बजे का तापमान, आधी रात 12 बजे का तापमान जो -24 है उसमें से हम क्या कर देंगे? 10 डिग्री सेंटीग्रेड है वो जोड़ देंगे, क्योंकि ऋणात्मक संख्या में यदि घटाएंगे तो वो तो जुड़ जाएगी। जैसे संख्या रेखा पे हमने बताया था कि ऋणात्मक संख्या में ऋणात्मक संख्या जोड़ने पर वह संख्या रेखा बाईं तरफ चलती है। तो हम इसमें से ये घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 24 में से 10 गए 14 डिग्री सेल्सियस, और वो भी किसका? माइनस का, क्योंकि 24 किसका है? माइनस का है। तो इसलिए इसका मान हमारे पास प्राप्त होगा -14 डिग्री सेंटीग्रेड, और वो कितने बजे? आधी रात को। तो ये हम 2 तरीके से हम इस सवालों को इस सवाल को हल कर सकते हैं कि किस टाइम है वो टेम्परेचर क्या रहेगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया है टेस्ट सीरीज में प्रत्येक सही उत्तर के लिए +3 अंक दिए जाते हैं। हल करते हैं। सही उत्तर के अंक कितने दिए जाते हैं? सही उत्तर के अंक दिए जाते हैं बराबर +3, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। तो हम यहाँ पहला हल करते हैं जिसमें ये 1 नंबर है। राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए। कुल अंक कितने प्राप्त किए? 20। यदि उसके 12 उत्तर सही थे
तो रद्दिका के 12 उत्तर सही के अंक, तो कितने अंक हो जाएंगे? 12 को +3 से गुणा करेंगे और ये हो जाएगा 12 तिये 36, यानी प्लस के 36। अब अपने पास राधिका के कुल अंक कितने हैं? राधिका के कुल अंक, ये राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए थे, कुल अंक प्राप्त किए थे 20 अंक, कुल अंक प्राप्त किए, ये पूरी लाइन लिख सकते हैं आप, प्राप्त किए बराबर कितने? 20 अंक। और राधिका के सही कितने थे? 36। सही प्रश्नों के आधार पर अंक थे 36, आए कितने? 20। तो अंतर कितना रहा, या हम कह सकते हैं गलत प्रश्नों के अंक, गलत प्रश्नों के अंक तो कितने माइनस हुए, तो वो हम घटा के देख लेते हैं। प्लस के 36 आए थे ना, तो 20 में से ये घटा देते हैं, और 20 में से जब ये घटाएंगे तो मान कितना आएगा? ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी -36, और ये इधर 20, 20 - 36, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे 16, और अपने पास मान क्या प्राप्त होगा? माइनस के 16 अंक है वो गलत प्रश्नों के हुए हैं। माइनस का मतलब वो है कम हुए हैं, नंबर कितने? 16, जबकि हमें दिया के कितना गया था? अब प्रश्नों की संख्या निकालनी है, प्रश्नों की संख्या, क्योंकि इसमें यही तो पूछा है कितने प्रश्नों का उत्तर गलत हुआ। तो प्रश्नों की संख्या क्या करेंगे? जो अंक आए हैं उनमें से भाग लगा देंगे कि कितने अंक कम हो रहे थे। -2 कम हो रहे थे ना, तो -2 का हम भाग लगा देंगे, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, और 2 × 8 = 16, तो 8 प्रश्न है उसके गलत प्रश्नों की संख्या थी। गलत प्रश्नों की संख्या बराबर 8। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -16 भाग -2। जब माइनस ऋणात्मक संख्या को ऋणात्मक संख्या से भाग करते हैं तो धनात्मक आती है, और अपने पास प्रश्नों की संख्या क्या आ जाएगी? 8। तो ये था पहला। एक बार दोबारा देख लेते हैं कि राधिका ने 12 प्रश्नों के सही उत्तर दिए, और एक सही उत्तर का 3 अंक मिलता है, तो 12 के कितने हो गए? 12 तिये 36, तो वो मिलेंगे मीन्स प्लस हो गए। अब उसने लिए ही अंक कितने थे? राधिका को अंक प्राप्त कितने हुए थे? 20 अंक। तो अंतर कितने का रहा, यानी गलत प्रश्नों के अंक कितने कटे? अगर वो सही के लिए मिलते तो 36 मिलते, जबकि उसे मिले 20, तो माइनस कितने हुए? 16, वो कम हुए, तो वो गलत प्रश्नों के अंक थे, तो हमने निकाल लिए -16, 36 20 में से -36 करके, और ये कितना हुआ? 16। अब प्रश्नों की संख्या ज्ञात करनी हो तो जो गलत प्रश्नों के अंक है बटों में एक गलत प्रश्न के जितने अंक कट रहे हैं उसका भाग दे देंगे, तो अपने पास मान प्राप्त होगा, और वो आ जाएगा 8। उसके बाद इसका दूसरा पार्ट हम देखते हैं। दूसरे में कौन है? मोहिनी। दूसरे में कौन है? मोहिनी। तो मोहिनी क्या कर, मोहिनी टेस्ट में -5 अंक प्राप्त करती है, उसके 7 उत्तर सही पाए गए। तो सही प्रश्नों की संख्या कितनी है? उसके 7 उत्तर सही पाए गए। सही उत्तर या सही प्रश्नों की संख्या, सही प्रश्नों की संख्या बराबर हो गई 7। अंक कितने हो जाएंगे? सही प्रश्नों के अंक, सही प्रश्नों के अंक बराबर 7 × +3 मीन्स 7 तिये 21, वो भी किसके? प्लस के 21। अब मोहिनी के -5 अंक, अंक कितने प्राप्त किए उसने? अंक प्राप्त किए, वो भी कौन से? कुल अंक प्राप्त किए बराबर -5। अब गलत प्रश्नों के अंक कितने हो जाएंगे? गलत प्रश्नों के अंक, वही हमने क्या किया था पिछले क्वेश्चन में भी, कुल अंक में से ये जो सही प्रश्नों के हैं वो घटा दें, तो -5 माइनस प्लस के 21, क्योंकि ये प्लस का घटाना है, ये ऋणात्मक संख्या हम गलत में कुल में से सही घटा देंगे तो गलत प्रश्न के अंक आ जाएंगे ना, तो -5, और ये हो जाएगा कितना? -5 - 21, क्योंकि प्लस माइनस 21 हो गया, और दोनों ऋणात्मक है तो क्या हो जाएगा? जोड़ हो जाएगा 26, और वो भी किसका? माइनस का। अब हमें गलत प्रश्नों की संख्या निकालनी है। गलत प्रश्नों की संख्या बराबर गलत प्रश्नों के जो अंक कटे हैं वो -1 गलत प्रश्न के
एक गलत उत्तर होने पे जो अंक कटते हैं उसका भाग लगा दें, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -26 भाग -2। और जब दोनों तरफ ऋणात्मक हो तो आपको पता है हल कितना आएगा, प्लस का आएगा। और 26 में 2 का 13 दूनी 26। तो गलत प्रश्नों के अंक कितने आ जाएंगे, गलत प्रश्नों की संख्या आ जाएगी अपने पास से 13। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 6 को हल करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। तो 7 नंबर क्वेश्चन में है, एक उत्थापक किसी खान कुपक में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। यदि नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू करता है, मीन्स ये भूमि तल है और ये +10 यहाँ से शुरू करता है, यहाँ से, और जाता कितना है, नीचे शुरू करता है तो -350। -350 का मतलब हो गया नीचे वाली संख्या, नीचे की तरफ जाता है, और ये यहाँ तक जाता है, ये 350 दूरी है। तो इसकी कुल कितनी दूरी हुई पहले तो ये देखें हम। तो यहाँ से यहाँ तक थी, भूमि तल से नीचे का माइनस ऋणात्मक जो निशान लगाया है ये किसके लिए लगाया है, भूमि के नीचे की तरफ का। तो भूमि तल से भूमि के नीचे जहाँ तक ये दूरी इसने तय की वो तो है 350, और ऊपर कितनी दूरी है ये 10। तो टोटल कितनी दूरी हुई 360 मीटर। तो यहाँ ऐसे समझो इसको। तो इसको हम पहले हल करते हैं। भूमि तल से नीचे उत्थापक में 6 मीटर की दर से नीचे जाता है। खान कुपक में भूमि तल के ऊपर, या हम ऐसे लिख सकते हैं के द्वारा तय की गई दूरी, भूमि के तल में नहीं, कुल, हम इसको लिख सकते हैं खान कुपक में तय की गई कुल दूरी। तो कुल दूरी बराबर कितनी हुई, कुल दूरी हुई -350 मीटर -10 मीटर, मीन्स टोटल दूरी हो गई 360 मीटर। ये ऋणात्मक दर है वो नीचे जाने के लिए, तो ये हो जाएगा -360 मीटर। तो ये कुल दूरी हो गई। 1 मिनट, ये यहाँ पे कितना दिया है, 1 मिनट में 6 मीटर प्रति मिनट, यानी 6 मीटर प्रति मिनट की दर से वो नीचे जा रहा है। प्रति मिनट का मतलब हो गया 1 मिनट। तो 1 मिनट में तय दूरी किसके द्वारा, उत्थापक द्वारा 1 मिनट में तय दूरी बराबर 6 मीटर। और यहाँ हम माइनस निशान किसके लिए लगाएंगे कि वो नीचे की तरफ जा रहा है। तो कुल समय क्या होगा, कितना समय लगा, तो कुल समय, तो समय बराबर हो गया तय कुल दूरी भाग में 1 मिनट में तय दूरी, यानी 360 जो कुल दूरी है उसमें से 1 मिनट में तय दूरी का भाग लगा दें तो कुल समय आ जाएगा। तो कुल दूरी कितनी थी, -360 मीटर, भाग लगा दें किससे, -6 से, और जब माइनस की माइनस से भाग लगाते हैं तो क्या आएगा, प्लस, और 6 का भाग लगाएं, 6 6 के 36, तो ये कुल समय कितना आ गया, 60 मिनट, क्योंकि 1 मिनट में दूरी तय की थी ना 6 मीटर, तो हमने मिनट में निकाली है, तो 60 मिनट। और 60 मिनट बराबर क्या होता है, हमें पता है 60 मिनट बराबर 1 घंटा। तो 1 घंटे में उत्थापक द्वारा कुल दूरी कितनी हो जाएगी, यानी 1 घंटे के अंदर कुल वो 360 मीटर की दूरी तय कर भूमि तल से 350 मीटर नीचे पहुंच जाएगा। तो ये था अपना 7वां क्वेश्चन। तो इस तरह से हम अध्याय जो पूर्णांक संख्या है कक्षा 7 के अंदर उसके संपूर्ण एक्सरसाइज हमने कर ली है। और आप सभी से निवेदन भी है कि आप हमारे ऐप जो प्ले स्टोर पर MS एजुकेट ऐप के नाम से है और 42 MB का ऐप है, आप इसको इंस्टॉल करें, जिससे आपको एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर इसके संपूर्ण वीडियो, टेस्ट सीरीज़, नोट्स वगैरह उपलब्ध है, वो आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल MS एजुकेट को भी सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
धन्यवाद।